मशीन के खिलाफ आंदोलन होगा, पूरा देश खड़े होगा। किसी की औकात नहीं है ये मशीन से अगला इलेक्शन इस देश में हो पाए। जो भी मशीन के पक्ष में खड़ा होगा ये देश उसका सफाया कर देगा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो काफ़ी बेबाक होकर हर मुद्दे पर बात करते हैं। और सर ने मशीन को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर इतनी सारी बातें की हैं कि उसका असर अब कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम नेताओं में दिखने लगा है। कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन बलराज मलिक सर वो एडवोकेट हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, जिन्होंने शुरू से लगभग 2 सालों से मैं देख रहा हूं सर को लगातार बैलेट पेपर की वकालत करते आ रहे हैं। और कई सारे मुद्दों पर, मणिपुर के मुद्दे पर सर केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मणिपुर मुद्दे पर आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं माँ तक नहीं बोलने को तैयार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार सर, सबसे बड़ी तो खबर आज की ये है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या स्पीकर, उपराष्ट्रपति या चुनाव आयोग अब लोकतंत्र को उस तरह से नहीं बचा रहे हैं जिस तरीके से इनकी जिम्मेदारी है? ये प्रस्ताव पहले आना चाहिए था। लेट आया है मगर अच्छा किया। प्रस्ताव ज़रूरी है। प्रस्ताव गिरे या पास हुए वो तो सेकंड बात है। ऐसे माहौल में जिस तरह का व्यवहार सभापति का है और जिस तरह का व्यवहार स्पीकर का है, इन दोनों के बारे में पहले बोल चुका हूँ। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए इन अपोजिशन को। और इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी प्रस्ताव लेके आना चाहिए। ये देश के सामने अपने आप को स्पष्ट अपोजिशन को करना चाहिए कि हम वाकई मशीन की गड़बड़ी से नाराज़ हैं, परेशान हैं, जनता के साथ हैं और बैलेट पेपर से चुनाव के हक़ में हैं। और देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है, पूरा देश तमाशा देख रहा है। देश के लोगों की आवाज़ जो लोग उठाना चाहते हैं वो उठाने नहीं दी जा रही। और पार्लियामेंट एक बंधक पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। देश की पार्लियामेंट को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। आज़ाद भारत में गुलाम पार्लियामेंट हो गई है, इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी की हत्या लगातार हो रही है, जिस हत्या में शामिल है स्पीकर भी और सभापति भी, और जिस हत्या का सबसे बड़ा जिम्मेदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। इन तीनों लोगों का इलाज इस देश में होना चाहिए। देश की जनता करेगी, मगर उससे पहले अपोजिशन को इन तीनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। दे आर नॉट वर्किंग एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ उपराष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, अब चुनाव आयोग भी उसमें है और स्पीकर जो ओम बिरला हैं, जो लगातार विपक्षी सांसदों को बर्खास्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आना चाहिए। उनके खिलाफ आना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आना चाहिए, क्योंकि वो ना उन्होंने आज तक किसानों की इतने लोग वहाँ मरे धरने पे 1 मिनट का मौन धारण नहीं किया। ये पार्लियामेंट देश के लोगों की है, किसी प्राइम मिनिस्टर की बपोती नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। ये देश को दिखाना चाहिए अपोजिशन को कि हम हर एक आपकी आवाज़ को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, जो देश में तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवाद फैला रहे हैं, हम उस आवाज़ के खिलाफ अपनी बात को उठा रहे हैं। देश के लोगों की आवाज़ हम उठा रहे हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास सरकार के खिलाफ लाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाना ये बड़ी जीत मानी जा रही है विपक्षियों की तरफ से, जो तमाम लोग हैं जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा? संख्या बल अगर देखा जाए दोनों सदनों में तो उस तरह से नहीं है कि इनको हटाया जा सके। बात संख्या बल की नहीं है, बात है मुद्दे की कि देश के लोग जो चाहते हैं वो काम अपोजिशन करे। अगर सरकार में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको देश ने जिम्मेदारी दी है, और मैं जिम्मेदारी भी नहीं कहूँगा, देश पूरा ये कह रहा है कि देश की सरकार चोरी चकारी की सरकार है, जो अब जिसके मुखिया या जिसको हेड कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, और हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इनमें चोरी चकारी की सरकारें चलती रहीं और अब फिर दोबारा चोरी चकारी की सरकार। सर आप ये मान रहे हैं कि जनादेश जनता का नहीं है? हरियाणा और नहीं है, हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए जल्दी ही बहुत सारे लोग इस देश में रथ यात्राएं निकालने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी निकलेगी। पूरे देश को उन सब का साथ देना चाहिए जो मशीन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं। देशवासियों से निवेदन है और युवाओं से खास तौर पे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जाति पाति के बंधन को तोड़ के, रिलीजन के बंधन को साइड किनारे करके सब लोग देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए और देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए सब लोग एकजुट हों और सब लोग उन सब प्रयासों का समर्थन करें जो जिस लेवल पे प्रयास कर रहे हैं देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए। और हमने तो मानवीय व्यवस्था अभियान चलाया है।
विपक्ष ने जो प्रयास शुरू किया है, क्या उसकी आप सराहना करते हैं? 100% पूरा देश सराहना कर रहा है और इनको जल्दी से जल्दी स्पीकर के खिलाफ भी और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आना चाहिए तुरंत, 1 by 1। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अविश्वास प्रस्ताव की निंदा कर रहे हैं। वो तो करेंगे और उनका क्या काम है, वो निंदा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताइए। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के लोगों को भी, खास तौर पे जिनकी बात सुनी नहीं जाती, जिनके दिल की आवाज़ को सुन नहीं रहा, तानाशाही चल रही है बीजेपी के अंदर, कैबिनेट के मंत्रियों को कोई नहीं पूछ रहा, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। इसलिए उन लोगों को भी गुप्त मतदान में हिस्सा लेके इस अविश्वास प्रस्ताव में अपोजिशन का साथ देना चाहिए। ऐसे आपके हिसाब से कितने सांसद होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देश का जो जिस जगह पे देश खड़ा है, अगर खुद सरकार के समर्थन में है लोग, चाहे वो कुछ पार्टियां उनको समर्थन दे रही है एनडीए को या इवन बीजेपी, हम तो आह्वान करेंगे एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि सब लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, सभापति और स्पीकर के पद की गरिमा बचाने के लिए अपोजिशन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें और ये मिसाल कायम करें देश के अंदर कि देश की डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिए हम पार्टी के पदों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। सर, ऐसे कदम अगर चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए जाएं तो फिर क्या होगा? उठाने ही पड़ेंगे। हम तो पहले ही कह चुके हैं, अपोजिशन को अगर ये साबित करना है हम देश की आवाज़ उठा रहे हैं, देश के साथ हैं, तो उनको ये प्रस्ताव लाने ही होंगे। देर कर रहे हैं, उनको ले आने चाहिए फटाफट लाना चाहिए। अब चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आप खुद इसकी वकालत करते रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मशीन से धांधली होती है। इस बात को लेकर आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अब मशीन की धांधली के लिए तो लोग मुकदमे भी डाल रहे हैं और अब तो जन आंदोलन की तैयारी कर बैठे हैं। कई लोगों का मुझे आइडिया है जिन्होंने घोषणा भी कर दी है और सारे देश में ये मशीन के खिलाफ आंदोलन होगा, पूरा देश खड़े होगा। किसी की औकात नहीं है ये मशीन से अगला इलेक्शन इस देश में हो पाए। जो भी मशीन के पक्ष में खड़ा होगा ये देश उसका सफाया कर देगा। मशीन कैसे हटेगी? जन आंदोलन से या लीगल तरीके से? जन आंदोलन से। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई लड़ाई लड़ता तो उसकी याचिका क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, देश के लोगों का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पे जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स उतनी सेंसिटिव नहीं है। वो अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हुए हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। क्योंकि देश के वकील अगर देश के कोर्टों के हालात के बारे में अगर देश को जागरूक नहीं करेंगे तो हम अपनी ड्यूटी में फेल हो जाएंगे। इसलिए देश के सब वकीलों से निवेदन है कि सब लोग कोर्टों में जो देश के हित में जो मामले जल्दी सुनने चाहिए और ज़रूर सुनने चाहिए, वो महत्वपूर्ण मुद्दे अगर नहीं कहीं सुनाई दे रहे तो देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिलजुल के बोलने की ज़रूरत है। देश के सामने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयुक्त जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं? उनकी निष्पक्षता पे प्रश्न है। बिल्कुल 100% वो आदमी निष्पक्ष नहीं है। उनकी शक्ल से, उनके हाव भाव से, उनकी बातों से, उनके इंटरव्यू में जवाब से और जिस तरह से वो हेरा फेरी कर रहे हैं और अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, बड़े बैड लॉजिक वो देते हैं जिन पे कोई भी आदमी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए देश का रत्ती भर भी विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। सर, डी.वाई. चंद्रचूड़ जब पद पे थे तब उनकी आलोचना कोई नहीं कर रहा था और जब पद से हटे उनकी आलोचना हो रही है, भर्त्सना कर रहे हैं लोग। क्या राजीव कुमार के साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, राजीव कुमार की तो पद पे होते हुए आलोचना हो रही है और चंद्रचूड़ की आलोचना भी पद पे होते हुए करी थी ना। हम लोगों ने तो सबने की थी। जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ गणेश पूजा की थी और अपने घर बुलाया था, उसने तो हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को गिरवी रख दिया था उसी दिन और देश के काले इतिहास में उनका नाम लिखा गया है। इस देश के काले इतिहास में 3 प्रमुख जज तो अभी हैं ताजे जिनका नाम लिखा है, गोगोई, अरुण मिश्रा जो बाद में चेयरमैन बना ह्यूमन राइट कमीशन का, और तीसरे ये मिस्टर चंद्रचूड़। और तो कई हैं जो पता। और जज इसी में सुर्खियों में है, जज हाई कोर्ट के जज शेखर यादव, जिन्होंने कठमुल्ला कहा और आपत्तिजनक टिप्पणी की मुसलमानों को लेकर। इसी सर कैसे देखते हैं? आपने जब बयान सुना आपको कैसा लगा? ये तो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली। उसके सामने से सारे केस हटा लिए जाए, उसको कोई भी काम ना दिया जाए ताकि वो शर्मा के अपने आप भाग जाए रिजाइन करके। ऐसे जजों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। एक सबसे बड़ी भयंकर बात उन्होंने की कि देश मेजोरिटी से चलेगा। डेमोक्रेसी मेजोरिटी से नहीं चलती।
मेजोरिटी सबसे लास्ट हथियार होता है डेमोक्रेसी में। पहले डिस्कशन डिबेट होता है, सर्वसम्मति से फैसले लेने की कोशिश होती है, जैसे हम घर में लेने की कोशिश करते हैं। क्या घर में हम फैसले मेजोरिटी के हिसाब से लेते हैं क्या? ये देश हमारा घर है, ये डेमोक्रेसी हमारे घर का सिद्धांत है। सबकी पूछना, सबका जानना, और एक घर के एक आदमी की भी बात अगर अच्छी है सब उसको फॉलो करते हैं, वहाँ कोई मेजोरिटी नहीं होती। मेजोरिटी अगर किसी की है तो जायज़ बात की है, सच्चाई की है, उस बात की है जो सबको पसंद आती है, चाहे वो एक आदमी बोले। इसलिए मेजोरिटी का नाम डेमोक्रेसी नहीं है। नॉनसेंस बात की है मिस्टर यादव ने। जज होने के नाते उसको बेसिक नॉलेज नहीं है व्हाट इज़ अ मेजोरिटी एंड व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी। लोग कह रहे हैं अगर ऐसे सारे जज कोर्टों में होंगे तो फिर मुसलमानों को इंसाफ कौन देगा? और बात मुसलमानों की नहीं है, ऐसे जज होंगे तो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी सबको कैसे मिलेगा? ये लोग वो हैं जो, ये एक तरह से भगवाकरण हो गया है जुडिशरी का, और जुडिशरी में ऐसे ऐसे बहुत लोग जजों के रूप में भर्ती किए गए हैं। लानत है ऐसे उस पर कोलिजियम सिस्टम पे, उन जजों पे जिन्होंने ऐसे लोगों के नाम रिकमेंड किए और सुप्रीम कोर्ट में भी रिकमेंड करके उनको पास किए। ये क्वेश्चन के घेरे में है कोलिजियम भी। इससे पता चलता है कोलिजियम इंडिपेंडेंट नहीं है, कोलिजियम दबाव में काम करता है, भाई भतीजावाद या प्रेशर चलता है, सरकार का इंटरफेयर होता है, न्यायपालिका गिव एंड टेक चलता है यहाँ पर। सर न्यायपालिका भी दबाव में है। ये कितने, ये तो नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना की बात सुनो, इंटरव्यू दिया था उन्होंने कि जुडिशरी को दबाव में नहीं होना चाहिए, यानी दबाव में है तभी तो बोला उन्होंने दबाव में है। इसमें पूरे देश में सर्वे करिए, मेजॉरिटी जनता, मेजॉरिटी मालिक इस देश के, जो रियल मालिक अगर कोई राजा है या जो कोई अगर इस देश की सत्ता किसी के हाथ में, पावर किसी के हाथ में, देश के लोग हैं। और देश के लोगों को सब पता है कि जुडिशरी इज़ वर्किंग अंडर प्रेशर। सर्वे करो। सुना आपने, ये हैं बलराज मलिक सर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। और सर जिस तरीके से बात करते हैं संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, सरकार जो चल रही है उसको लेकर, बिरले लोग ही ऐसी बात करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं इस देश में जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।